2025 भारतीय बाजारों के लिए काफी मुश्किल साल रहा है ना? तो सवाल ये है कि क्या 2026 वो साल होगा जब मार्केट एक जबरदस्त कमबैक करेगा? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ एक्सपर्ट्स इतनी बड़ी रिकवरी की उम्मीद लगा क्यों रहे हैं। तो लीजिए, सबसे पहले एक बड़ा दावा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सेंसेक्स 2026 तक 1,60,000 का आंकड़ा भी छू सकता है। अब सवाल तो यही उठता है, क्या ये सच में हो सकता है? और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ये फोकस तब आया है जब हमारे बाजारों ने अपने पीयर्स के मुकाबले पिछले 30 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन में से एक दिखाया है। तो फिर इतने बड़े टर्न अराउंड की उम्मीद आ कहां से रही है? तो ये कहानी ना असल में दो अलग अलग सालों की है। एक तरफ है 2025 की सुस्ती और दूसरी तरफ है 2026 से जुड़ी उम्मीदें। चलिए समझते हैं कि इन दो सालों में आखिर बदला क्या। सबसे पहले बात करते हैं 2025 की। ये वो साल था जहां मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी और सच कहें तो यहीं से 2026 की कहानी की जमीन तैयार हुई। तो हुआ ये कि 2025 की शुरुआत में ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FIIs ने इंडियन इक्विटीज से 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाल लिए। अब इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो जाहिर है मार्केट में करेक्शन तो आएगा ही और एक चिंता का माहौल भी बन गया। तो 2025 में एक दिलचस्प चीज देखने को मिली। एक तरफ थे विदेशी निवेशक यानी FIIs जो धड़ाधड़ बिकवाली कर रहे थे और दूसरी तरफ थे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब DIIs जो हर गिरावट पर जमकर खरीदारी कर रहे थे। इसी चीज ने मार्केट को एक बहुत जरूरी सपोर्ट दिया और इसी खींचतान का नतीजा कमाल का था। मार्च 2025 में हिस्ट्री में पहली बार DIIs की हिस्सेदारी FIIs से ज्यादा हो गई। ये इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो उसकी आत्मनिर्भरता दिखाता है। तो ठीक है, 2025 ने तो स्टेज सेट कर दिया। अब आते हैं असली सवाल पर। 2026 में जो ये कमबैक की उम्मीद है वो आखिर किन वजहों पर टिकी है? देखिए, मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से इस कमबैक के पीछे 3 मेन ड्राइवर्स हैं। नंबर 1, मार्केट की वैल्यूएशन करेक्ट हो गई, मतलब ज्यादा वाजिब हो गई। नंबर 2, सरकार और RBI की पॉलिसीज सपोर्ट में आ गई। और नंबर 3, जो मैक्रो इकोनॉमिक माहौल है वो भी स्थिर हो गया। अगर पॉलिसी की बात करें तो RBI ने इंटरेस्ट रेट्स और CRR मतलब वो पैसा जो बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है उसे कम किया। सरकार ने भी मार्केट में कैश का फ्लो यानी लिक्विडिटी बढ़ाई और GST रेट्स में भी कटौती की। इन सब का एक ही मकसद था, इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाना, उसे रफ्तार देना। अब मैक्रो लेवल पर भी पिक्चर काफी बेहतर हुई। हमारी तेल पर डिपेंडेंसी कम हुई है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं खासकर सर्विसेज में और महंगाई का उतार चढ़ाव भी कंट्रोल में आया है। ये सारी चीजें मिलकर इंडिया को इन्वेस्टर्स के लिए एक ज्यादा स्टेबल और अट्रैक्टिव मार्केट बनाती हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्यों उम्मीद है। अब बात करते हैं कितना, मतलब एक्सपर्ट्स 2026 के लिए आखिर क्या आंकड़े दे रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने दिसंबर 2026 के लिए 3 सिनेरियो दिए हैं। एक है बेयर केस मतलब सबसे खराब हालत जिसमें सेंसेक्स 76,000 तक जा सकता है। दूसरा है बेस केस यानी नॉर्मल सिचुएशन जिसमें 95,000 का लेवल है। और तीसरा जो सबसे मजेदार है वो है बुल केस। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो सेंसेक्स 1,07,000 का लेवल भी पार कर सकता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पीछे कुछ शर्तें भी हैं जो जानना बहुत जरूरी है। बुल केस जिसकी संभावना 30% है वो तभी होगा जब तेल की कीमतें $65 से नीचे रहें। जो बेस केस है जिसकी संभावना सबसे ज्यादा 50% है उसके लिए मैक्रो स्टेबिलिटी चाहिए। और बेयर केस जिसकी 20% संभावना है वो तब हो सकता है अगर तेल $100 के पार निकल जाए। मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से समाप्त किया है। वो कहते हैं कि 2026 में इंडिया अपना मोजो वापस पालेगा, मतलब मार्केट अब सिर्फ स्टॉक पिकिंग पर नहीं चलेगा बल्कि बड़े मैक्रो फैक्टर्स उसे ड्राइव करेंगे। तो ठीक है, अगर बाजार में तेजी आती है तो अगला सवाल है पैसा जाएगा कहां? चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इन्वेस्टर्स के रडार पर हो सकते हैं। इसे समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट है सेक्टोरल रोटेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक सेक्टर से निकालकर दूसरे में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक साइकिल के अगले फेज में दूसरे सेक्टर में ज्यादा मौके मिलेंगे। 2025 में FIIs ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने अपना पैसा फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में लगाया।
और निकाला कहां से? एफएमसीजी, आईटी और ऑयल एंड गैस से। इससे उनकी स्ट्रैटेजी साफ पता चलती है। अब 2026 के लिए मॉर्गन स्टैनले का क्या रुख है? वो कुछ सेक्टर्स पर ओवरवेट हैं, मतलब उन्हें लगता है कि ये सेक्टर्स मार्केट से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कौन से? फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स। वहीं दूसरी तरफ वो एनर्जी, मटेरियल्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर अंडरवेट हैं, मतलब उन्हें यहाँ कम मौके दिख रहे हैं। तो अब इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि ये जो कमबैक की बात हो रही है वो पक्की है या सिर्फ एक उम्मीद? चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। तो कुल मिलाकर 2026 की जो ये कमबैक स्टोरी है वो 3 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे डोमेस्टिक मार्केट की अपनी ताकत, सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज और अब ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी वैल्यूएशंस। लेकिन इस पूरी उम्मीद भरी तस्वीर में एक बड़ा रिस्क भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो सबसे बड़ा बाहरी खतरा है ग्लोबल इकोनॉमी में उम्मीद से ज्यादा बड़ी मंदी का आना। तो आखिरी सवाल यही बचता है, ग्लोबल रिस्क के बावजूद क्या भारत की ये कमबैक स्टोरी किसी ठोस जमीन पर खड़ी है या ये बस एक अच्छी लगने वाली उम्मीद है? सोचने वाली बात है ना?